काशी या बनारस या वाराणसी एक ऐसा शहर रहा है जहाँ पे इसने सदियों से पूरे समाज को दिशा दी है, शिक्षा का केंद्र रहा है। और बदलते हुए समाज के साथ ख़ासतौर से तब जब काशी खुद बदल रही है, ये शहर खुद बदल रहा है, और एक ऐसे वक्त के बाद जब कोविड जैसी त्रासदी ने पूरी दुनिया को अपने लपेटे में लेकर के बंद कर दिया था, काशी मुझे लगता है कि निरंतर तब भी चल रही थी। और उससे निकल कर के एक प्रश्न ये आता है कि शिक्षा का आज का स्तर क्या ऐसा है जिससे कि ये काशी आने वाले समय में या बनारस के बच्चे आने वाले समय में पूरी दुनिया को, पूरे देश को एक ऐसी लीडरशिप दे सकें जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा उनका सही तरीके से शिक्षित होना। और शिक्षा की बागडोर तो स्कूलों के हाथ में होती है। तो मैं अनुपम रघुवंशी, जो करियर स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, नेशनल लेवल पे काम करता हूँ और इस शहर के सबसे खूबसूरत और बड़े नामों वाले स्कूलों में से एक और बड़े नामों वाले स्कूलों में से एक दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी के सिद्धार्थ जी, जिन्होंने आज हम दोनों ने डिसाइड किया कि इस बारे में चर्चा करें। आमतौर पर इस तरह की चर्चा नहीं होती है, इसलिए, और शहर के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं ही होती है, और ये बड़ा ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए इस तरह की चर्चा को करना। तो मैं तो पहले बहुत आभारी हूँ सिद्धार्थ जी आपका कि आपने ही आइडिया दिया कि इस तरह की हम लोग बात करें, और इस बात का भी आभारी हूँ कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं आज। और इस चर्चा के दौरान हम सब एक दूसरे के थ्रू, क्योंकि आपका भी एक्सपीरियंस स्कूलों को मैनेज करने का कई शहरों में, देश को जितना अच्छा आप जानते हैं, पिछले कई वर्षों में बनारस में डीपीएस, नागपुर में आपका एक डीपीएस है, नासिक में आपका एक डीपीएस है, और मैंने देखा कि हर जगह स्कूल्स बहुत अच्छे से सेटअप भी हैं और अच्छा कर भी रहे हैं और निरंतर प्रयास भी है। उसी प्रयास में एक आपसे मैं प्रश्न करना चाहूँगा कि कोविड के बाद एक ऐसा समय आया जब पूरी दुनिया रुक गई और पूरी की पूरी दुनिया एक तरह से ट्रांसफ़र हो गई डिजिटल लर्निंग पे, और वो टीचर्स, वो स्कूल्स जो कभी इस बारे में कुछ जानते नहीं थे, उन्होंने अचानक से टेक्नोलॉजी को समझा। अच्छी बात ये थी कि उसी वक्त हमारा डेटा का स्ट्रेंथ बढ़ा, प्रॉब्लम्स भी बहुत उसमें आई, लेकिन पूरी दुनिया ने एक तरह से 2 साल तक ऑनलाइन लर्निंग की। तो प्रश्न ये आता है कि अब स्कूल की ज़रूरत क्या है इसके बाद? कई लोगों ने पूछा, और मुझे लगता है कि आपसे बेहतर व्यक्ति, जो न सिर्फ इस शहर में बल्कि भारत को मैं कंट्री नहीं बोलता, उसको कॉन्टिनेंट बोलता हूँ, तो एक बहुत डाइवर्स जगह पे भी आप स्कूल चला रहे हैं, यहाँ भी चला रहे हैं, 2 अलग माइंडसेट्स हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज की डेट में स्कूल की आवश्यकता ही क्या है जब सब कुछ ऑनलाइन आदमी लर्न कर रहा है? तो सर, ये बड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत मतलब जब लॉकडाउन हुआ और पैंडमिक आया तो ये सवाल सबके मन में था, एंड जैसे जैसे हम उससे बाहर निकले तो मुझे लगता है कि समय ने ही इसको भाई लोगों ने समझा इसको, क्योंकि स्कूल मतलब बच्चे जो हैं वो इनबॉर्न, उनके अंदर एक नीड है कि वो सीखें। आप देखें कि जो सबसे बच्चा जैसे ही बॉर्न होता है वो कुछ ना कुछ सीखना चालू कर देता है, और पहले वो चलना चालू क्रॉल करता है, फिर वो धीरे धीरे चलना चालू करता है, और एक माहौल जो है उसका वो उसको मजबूर करता है सीखने में। अपने माहौल से बच्चा हमेशा सीखता है, छोटे से जब जैसे वो बड़ा होता है माहौल से सीखता है। तो स्कूल जो है समय के साथ हमेशा बदलते रहना चाहिए स्कूल को, क्योंकि जो बाहर का माहौल है, जैसे देश बदल रहा है, जैसे दुनिया बदल रही है, वही माहौल कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्कूल के भी माहौल को, स्कूल का माहौल उसका एक छोटा रूप होना चाहिए, ताकि जब बच्चे स्कूल से बाहर जाएं तो वो उस माहौल में एडजस्ट कर पाएँ। स्कूल का माहौल एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, एंड इट इज़ प्रिपेयरिंग देम फॉर द वर्ल्ड आउटसाइड। राइट। तो स्कूल का जो रोल है वो आई थिंक बहुत बड़ा रोल है। कहीं ना कहीं कोविड पैंडमिक ने हम सब लोग जो स्कूल चलाते थे, हम सबको बहुत सिखाया भी है। शायद कुछ समय जो प्री पैंडमिक जो समय था स्कूल का और जो पोस्ट पैंडमिक समय है स्कूल का, उसमें बहुत बदलाव है।
उसमें क्योंकि जो पैंडमिक में रहा, दैट वाज अ बिग स्ट्रगल फॉर एवरीबॉडी। जब जिन्होंने भी स्कूल चलाया उन्होंने पैंडमिक में, शुरुआत ऑफ द पैंडमिक में बहुत स्ट्रगल किया। और हम सब ये जानते हैं कि जब हम स्ट्रगल करते हैं और प्रयास करते हैं तभी हम कुछ सीख करके बाहर निकलते हैं। बिल्कुल। तो उससे मेरा मानना है कि इस पूरे देश में हर एक एजुकेटर, हर एक शिक्षक, हर एक संचालक ने कुछ ना कुछ सीखा है और उसको वो आज प्रयास कर रहा है अपने स्कूल में या कोई और इंस्टीट्यूट हो तो वहाँ पर लाने का। तो हमें ये समझना है कि स्कूल का काम टीचिंग नहीं है। स्कूल का काम बहुत ही अलग काम है। कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में हम थोड़ा सा गुमराह हो गए थे, जिसमें कि एंड दिस, ये मैं बोल रहा हूँ एज अ सोसाइटी हम गुमराह हो गए थे कि भाई हमने ये समझ लिया था कि स्कूल और जो शिक्षा के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका काम टीचिंग है। स्कूल का काम है कि बच्चे सीखें, लर्निंग उनका काम है, टीचिंग काम नहीं है। टीचिंग तो भाई आप जैसे हम चर्चा कर रहे थे इसके पहले कि टीचिंग तो भाई वीडियो देख करके भी हो सकती है, बिल्कुल देख करके भी हो सकती है। पेरेंट्स को खासतौर से यही लगता है कि जब सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है और कुछ बड़े फ्री स्कूल टाइप का माहौल बन गया है एक तरह से वहाँ पे, तो स्कूल का कॉन्टेक्स्ट ही क्या रहा। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो टीचिंग है वो सिर्फ क्लासरूम में होने वाली एक्टिविटी नहीं है, बट उसके बाहर भी होती है, कई रूप में होती है। इस पर शायद आप ज़्यादा अच्छा प्रकाश डाल पाएँ कि किन किन रूपों में एक स्कूल का कॉन्टेक्स्ट हमेशा जीवित रहेगा, चाहे वो कितनी भी ऑनलाइन लर्निंग या कल को AI बेस्ड या मशीन लर्निंग आ जाए। तो बच्चों के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो बच्चे सिर्फ, मुझे नहीं लगता कि खाली क्लास के अंदर सीखते हैं, जैसा आपने कहा। नहीं, अभी जैसे सर मतलब जब पैंडमिक के बाद हमारा सिखाने का तरीके में बहुत बदलाव है। क्योंकि इसमें जैसे हम लोगों ने बहुत फोकस अब करना चालू किया है कि कैसे हम बच्चों को पूरी तरीके से आउटसाइड वर्ल्ड की रियलिटीज़ से कैसे हम स्कूल के अंदर कनेक्ट करें। जैसे आज हमारे दुनिया में, देश में प्रॉब्लम है, पानी की समस्या है। आने वाले 20 साल 30 साल में पानी होगा नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा पानी के लिए, आज आपको और मुझे पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये बच्चे जब स्कूल से बाहर निकलेंगे 14 साल में, 12 साल में, 15 साल में, तब वो समस्या इनके सामने होगी। तो हमें स्कूल में देखना है कि हम कैसे उस समस्या के लिए का सामना करने के लिए बच्चों को आज हम उसके कुछ सिचुएशंस क्रिएट करें। वेरी ट्रू। सिमुलेट करें उन समस्याओं को, करें, तैयार करें। हमें नहीं पता क्या सिचुएशन होगी, बट हमें उनको तैयार करना है कि क्या हम स्कूल में ऐसे कुछ सिचुएशन दें जिसका सोल्यूशन हमें भी नहीं पता। और ये सब चीज़ें कभी ऑनलाइन हो ही नहीं सकती। हाँ बिल्कुल, कभी ऑनलाइन हो नहीं सकती। एंड सीखने की प्रक्रिया सर, जैसा मैंने शेयर किया, ये माहौल से होती है। बिल्कुल। तो स्कूल का काम एक सही माहौल देना, एक सोशल एनवायरनमेंट देना। 4 दोस्त जब मिलते हैं तो हम सीखते हैं। एक बहुत पुरानी सेइंग है कि भाई You are an average of the 5 people you spend most time with. Very true. और अनफॉर्चुनेटली इंडियन सोसाइटी में आप अगर 10 लोगों से मिलेंगे तो जैसे ही व्यक्ति 25 साल के ऊपर हो जाता है वो सीखना बंद। 25 साल, मुझे लगता है कि जब हम लोग ऑनलाइन लर्निंग की बात कर रहे हैं तो ये मतलब आई विल बी टेकिंग दैट थिंग फ्रॉम यू ओनली इन अ वेरी फन मैनर कि अगर हमारा व्यक्तित्व या किसी बच्चे का जो शेपिंग व्यक्तित्व है वो उसके इर्द गिर्द रहने वाले 5 लोगों का एक समूह होता है, उनका एवरेज होता है। तो अगर ऑनलाइन लर्निंग होगी तो बच्चा तो टेलीफोन या गैजेट्स में रहेगा, तो उसमें वो आजकल के बच्चे हैं, मुझे दिख रहा है ऐसा मेरे अपने करियर में जो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं जो अपने मोबाइल या अपने गैजेट के 5 ऐप्स का एक पर्सोनिफाई करते हैं उसको, जिसमें वो सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, स्नैपचैट हो गया। तो वो कहीं ना कहीं से एक मरीचिका में, एक डिल्यूजन में, डिल्यूजन इज़ लाइक समथिंग दैट डिफाइज रियलिटी। तो रियलिटी को डिफाई करना बड़ा आसान है जब आपके हाथ में एक गैजेट हो जो बॉटमलेस इंटरनेट के साथ हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या को भी जन्म देने वाली चीज़ है। बट हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो 4 दोस्त जब मिलते हैं तो आप सिर्फ जीतना नहीं सीखते हैं बल्कि हारना भी सेलिब्रेट करते हैं। और हारते हैं तो शुरू में कोई सेलिब्रेशन नहीं होता,
लेकिन ऑनलाइन अगर आप जाते हैं तो जैसे पहले एक बीच में बहुत सारे ऐसे गेम्स आए जिसमें कि बच्चों ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी, गेम का कुछ स्वरूप ही ऐसा था। तो कहीं ना कहीं से व्हेन यू आर entrenched with that particular thing in a mobile, then you never sort of come out. तो आपने ये बड़ा अच्छा बताया। सो हम so जैसे दिस इज अ प्रॉब्लम, This is a problem actually. प्रॉब्लम एंड दिस एग्जिस्ट इन आवर आउटसाइड। जी। तो हमने ये समझा कि एज अ स्कूल हमने ये समझा कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे हम बच्चों को सिखाएं व्हाट इज़ द ऑप्टिमल यूज़ ऑफ गैजेट्स। ये समझ करके हमने एज अ स्कूल हमने अभी एक पायलट बेसिस पे हमने लगभग 40-50 डिवाइसेस खरीदे हैं जो हम अलग अलग क्लासेस में सर्कुलेट करें। कैसे डिवाइसेस हैं ये क्रोम बुक्स हैं। अच्छा, ओके एंड वेरी लाइट डिवाइसेस right. एंड टीचर इसको क्लास में लेकर के जाता है। ओके। एंड बच्चे उसके साथ सीखते हैं। यू मीन लैपटॉप? अगर मैथ्स कर रहे हैं तो मैथ्स करते करते उस क्रोम बुक के साथ वो कुछ सिम्युलेशन सीखते हैं, करते हैं, कोई गेम खेलते हैं। मैं बता रहा हूँ जब मैंने ये इस प्रक्रिया से जब सीखा तब जाकर के मेरी दिमाग में क्लैरिटी आई कि हम अलजेब्रा में एक्स क्यू यूज़ करते हैं। अच्छा। इसके पहले मुझे क्लैरिटी नहीं थी। वेरी नाइस। जब मैंने ये पहली बार यूज़ तो बच्चों पर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा होगा? बहुत मतलब मुझे बहुत मज़ा आया। एंड देन आई सेड कि ये तो मुझे तुरंत लाना है। वंडरफुल। सो जब ये लाए तो ये हमें चैलेंजेस हमें अपने आप दिखने लगे कि अब गैजेट्स इज़ अ चैलेंज। तो देन एंड अगर हम नहीं भी लाते हैं तो भी ये बाहर तो चैलेंज है ही बच्चे में। बिल्कुल। हम उस भ्रम में जी रहे हैं कि भाई गैजेट स्कूल में नहीं है तो बच्चे में चैलेंज नहीं है। ऐसा होने वाला नहीं। बिल्कुल। एक रिस्पॉन्सिबल स्कूल का काम ये है कि गैजेट की दुनिया में रहते हुए बहुत बढ़िया। मुझे ये एक बड़ी नई बात लगी कि स्कूल उसका वर्सेस न क्रिएट करके उसको इंटीग्रेट करे टेक्नोलॉजी को। बहुत बढ़िया। तो उनको टेक्नोलॉजी का सही यूज़ आएगा। मतलब हम बंदर के हाथ में उस तरह तो दें लेकिन उसको ट्रेन करें कि इसको यूज़ कैसे करना है। बहुत बढ़िया। आई थिंक दिस इज़ फैंटास्टिक। आई थिंक दिस इज़ अ न्यू थिंग दैट आई हैव हर्ड बिकॉज देयर आर स्कूल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे IB बोर्ड के जो स्कूल्स हैं इंडिया में भी या जो विदेशों में स्कूल्स हैं उनमें बहुत पहले से ये पैटर्न लागू था कि बच्चे लिखना छोड़ करके और टैबलेट्स लेकर के आते थे जहाँ पे वो उस पर ही लिखते थे। इसने उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा डिमिनिश किया, जो हमने अपने रिसर्च पेपर्स में लिखा और पढ़ा। क्योंकि जब बच्चा लिखता है तो बेसिकली उसके दिमाग के स्नायु तंत्र रेजोनेट होते हैं उस थॉट प्रोसेस के साथ, वाइल्डरनेस के साथ, आइडियाज़ के साथ, लेफ़्ट और राइट माइंड का बैलेंस होता है। लेकिन जब वो लिखना ही छोड़ देता है तो लिखना बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो कि क्लास में होनी चाहिए। लेकिन अब जब दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ गई है तो उसको हम कैसे डिवॉइड करें? तो डेफिनेटली अच्छा कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, टेक्नोलॉजी मुझे लगता है कि सबको एक समभाव नहीं देता है, जिनके घरों में अच्छे गैजेट्स हैं या गैजेट्स हैं और उसी क्लास में बैठे हुए बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास गैजेट्स नहीं है या उनको गैजेट का एक्सेस नहीं है। तो आपके इस स्टेप से कि क्लास को एक गैजेट मिल जाए, इससे मुझे लगता है कि वहाँ पे एक यूनिवर्सैलिटी आएगी टुवर्ड्स गैजेट को यूज़ करने के और गैजेट को सही तरीके से यूज़ करने के दोनों। सर देखिए, इसमें बहुत कोई भी एक बड़ी कंपनी होती है तो उसका हमेशा एक छोटा सा अंश रिसर्च में जाता है। ट्रू, वेरी ट्रू। और वो उस कंपनी को आगे ले जाने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। ट्रू। आप अगर गूगल की भी बात करेंगे तो गूगल में हर एम्प्लॉय को एक समय दिया जाता है कि भाई आप कुछ एकदम ही अलग करिए। ट्रू। और गूगल आज के दिन इनोवेशन के लिए जानी उसी ले जाती है। तो हम लोगों ने सर यही समझा स्कूल में कि हमें स्कूल में कुछ ना कुछ रिसर्च बच्चों के साथ करते रहना है, छोटे स्तर में बट रिसर्च करते रहना है, नई पेडागॉजीज के ऊपर रिसर्च करते रहना है। क्योंकि उससे अभी हम एक छोटा सा बच्चों के साथ काम कर रहे हैं कि जो एक क्लास में हम ये काम कर रहे हैं कि हम उनको डिवाइसेस दे रहे हैं और डिवाइसेस दे करके ऐसा काम कर रहे हैं कि वो अपने पेस पे सीखे। एक बच्चा अगर फ्रैक्शंस हम सिखा रहे हैं, एक बच्चा नॉर्मल फ्रैक्शन पे का वीडियो देख रहा है, जो वो वीडियो उसी सर का वीडियो है जो वो उनको पढ़ाते हैं। उनका वीडियो देख रहा है और उसके 2 सवाल कर रहा है और उसके बगल में तीसरा बच्चा है जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन तक पहुंच गया है। और वो उसी क्लास में बैठा है
और दोनों बच्चे फ्री हैं, जहाँ भी डाउट हो वहाँ पे सर से जा करके पूछने के लिए, क्योंकि सर भी सामने हैं और घूम रहे हैं। और ये डिवाइस का एक्सेस सभी बच्चों को मिला हुआ है, हर बच्चे के पास एक डिवाइस है। सो अब जो दुनिया जा रही है वो पर्सनलाइजेशन की तरफ जा रही है। मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया बात बताई, क्योंकि बच्चों के पास, जिनके पास डिवाइसेस हैं, उनको डिवाइसेस का सही यूज़ नहीं पता, और मज़े की बात कि पेरेंट्स को भी नहीं पता। तो अगर उनको हम सेंसिटाइज कर दें कि डिवाइसेस अगर हैं भी तो उसका सही यूज़ कैसे हो, तो उसमें जो क्यूरियोसिटी आएगी वो नॉलेज का एक लेयर क्रिएट करेगी। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। सर हमारे उपनिषद में भी ये बताया है, नॉन डुअलिटी की बात बोली। हाँ, बिल्कुल। ये बोला है कि गुड और बैड नहीं होता, सही और गलत नहीं होता। बट जब भी कोई नई चीज आती है हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये या ये। हाँ, करेक्ट, वर्सेस वाले उसमें आ जाता है। करेक्ट। हम ये जो माइंडसेट है या थॉट प्रोसेस है, ये हमारे समाज के लिए को रोकता है। ये लर्निंग के अगेंस्ट है, बेसिकली लर्निंग के अगेंस्ट है, ये रोकता है। राइट। इवोल्यूशन जो प्रकृति का नियम है उसको रोकता है। राइट।